हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिल्ड फॉर्म चैनल। आज सभी हमारे जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो अलग से सोशल साइंस सब्जेक्ट का बना हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है टेलीग्राम ज्वाइन करने में तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि कैसे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। सोशल साइंस सब्जेक्ट का अलग से बना हुआ है और ये हमारे जो है यूजीसी नेट का है, पेपर फर्स्ट के लिए है। और ये आप टाइम टेबल देख सकते हैं आपके सामने जो केवीएस पीजीटी हिस्ट्री टीजीटी सोशल साइंस का जो टाइम टेबल है। इसमें जो है 9 बजे जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होती है। जो हमारे आज नए स्टूडेंट्स आए हैं तो वो टाइम टेबल है नोट कर सकते हैं जिनके अदर सब्जेक्ट्स है तो सभी का टाइम टेबल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। कल एक स्टूडेंट्स ने पूछा था आशा ने कि संस्कृत का कौन सी क्लास होती है, तो 1 बजे होती है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको जो है यही दिखाती हूँ कि आप नोट कर ले कि हमारी जो कौन सी क्लासेस है वो किस टाइम पर होती है। तो हमारी जो सी टेट सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए, टीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए और पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो क्लास होती है वो हमारी जो है 9 बजे होती है और मंडे टू सैटरडे होती है, रेगुलर होती है। और इसमें आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा, फ्री में करवा रहे हैं और कोई भी कंसेप्ट आपका जो है बचेगा नहीं। हर एक कंसेप्ट को इसमें कवर कराया जाएगा क्योंकि ये रेगुलर क्लास है तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि इसमें आपको जो है हर एक टॉपिक बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा। आपकी बहुत अच्छी पकड़ जो है कंसेप्ट के ऊपर बन जाएगी। जब आप फिर एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ ईज़िली आप जो है एमसी क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। और दूसरा, जब आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो एग्ज़ाम्स में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो उनको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप सभी ने अभी टाइम टेबल सभी ने नोट कर लिया होगा क्योंकि कल स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे बीच में कि मैम हमारा ये इस पेपर की क्लास कब होगी। तो आप देख सकते हैं सभी का नोट कर लेना। और सोशल साइंस सब्जेक्ट का हिस्ट्री की जो क्लास होती है वो डेली 9 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे। और व्हाट्सएप नंबर भी आप देख सकते हैं 8209837844 है। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारा सी टेट बैच है, ये अभी नया बैच शुरू हुआ है इसलिए आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा। और मेरी अभी जो है प्रीवियस क्लासेस 26 से ऊपर हो चुकी हैं तो आप उनको भी जाके वहाँ पर जाके देखिए। जो नए स्टूडेंट आज आए हैं वहाँ मेरी क्लासेस को जाके देखिए क्योंकि आपको समझ में आएगा है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है और कितने टॉपिक हो चुके हैं। तो सभी देखिए क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री को एक दूसरे से जो है रिलेट करके इंटरकनेक्ट करके समझाया है ताकि आपको समझ में आए। तो प्रीवियस क्लास को देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएंगे। और जो मेरा कंटेंट होता है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्स में वो है जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। सोशल, चाहे वो सी टेट सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो और टीजीटी सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, तो इसलिए जो है पूरा फोकस एनसीईआरटी के ऊपर है। और जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है जो सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे उस टाइम में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से इनसे पूछा जाता है तो वही है। तो 18वीं शताब्दी में जो है जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखा था कि भारत की कोई सभ्यता नहीं है, भारत की सभ्यता जो है निम्न है क्योंकि यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। इस आधार पर जेम्स मिल ने क्या कहा था, भारतीय सभ्यता की आलोचना की थी। तो फिर जब कुछ जो बंगाल में जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अंग्रेजी साहित्य पढ़ चुके थे, अंग्रेजी भाषा का जिनको ज्ञान हो चुका था, तो उनको अपने समाज में जो है
बुराइयां नजर आती हैं। उनमें से जो सबसे पहले नाम आता है वो है राजा राम मोहन राय, और इसको जो है बंगाल का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, और आधुनिक भारत का निर्माता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इस पर जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगी कि क्या क्या इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय को ही याद किया जाता है। पहला, ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये राजा की उपाधि इसको दी थी अकबर द्वितीय ने। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इसको राजा की उपाधि दी थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं वो बताऊंगी। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, दयानंद सरस्वती, फिर महिला आंदोलन की शुरुआत होती है, गैर ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इनसे से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जो यूजीसी एनटी हिस्ट्री का पेपर है उसमें भी पूछा जाता है। तो मेरा जो यहाँ कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स, वो जो है बेसिक से शुरू करती हूँ मैं, और जो हायर लेवल है हमारा वहाँ तक जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम कंटेंट तैयार करते हैं। तो सिर्फ आप यहाँ जो है सिर्फ ये बेसिक ही नहीं है इसमें कि सिर्फ आपको बेसिक ही समझा रहे हैं, इसमें जो है हायर लेवल का कंटेंट है जिसमें कि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथ के साथ बताए जाते हैं कि किस प्रकार से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस बनाता है। तो उसमें स्टूडेंट्स रेगुलर रहिए। जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहेंगे उनको समझ में आएगा, क्योंकि कल निधि वर्मा ने पूछा था कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो हमारा हिस्ट्री का चल रहा है सोशल साइंस सब्जेक्ट में, और पीजीटी हिस्ट्री में भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम सोशल रिफॉर्म जो भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है उसके बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अभी सभी को समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। किसी को और कोई जानकारी चाहिए तो वो हमें जो है चैट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं, और उन सभी मैसेज को पढ़ा जाता है। तो किसी को कोई टॉपिक समझना हो, चाहे वो ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, सिविक्स का है, किसी को कोई टॉपिक समझना है, उसको लगता है कि उसको उसमें समझना है, तो वो जो है टॉपिक का नाम लिख सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर रहिए। अगर आपको अपना जो है सीटेट टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं तो जो राजा राम मोहन राय थे, पहले राजा की उपाधि इसको अकबर द्वितीय ने दी थी, और जो है इसका टाइम पीरियड है 1833 तक। 1833 में इसकी मृत्यु इंग्लैंड में ही होती है, क्योंकि अकबर द्वितीय ने इसको अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन में भेजा हुआ था, तो वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है 1833 में, 1772 से लेकर 1833 तक। तो इन्होंने कलकत्ता में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जिसे बाद में ब्रह्म समाज ब्राह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना इन्होंने 1828 में की थी, 1828 में की थी। और इससे पहले ये जो है 1813 में आत्मीय सभा की भी स्थापना करते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो वो भी राजा राम मोहन राय ने की थी, और ये 1813 में इन्होंने की थी। तो और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इस समाज में क्या होता था, जो वेदों में ये समाज क्या करता था, ब्रह्म समाज, जो वेदों में बात लिखी गई है कि क्या है उनका अध्ययन किया जाता था। जो वेद ग्रंथ है उनका अध्ययन यह समाज करता था। और भारतीय समाज में जो बुराइयां आ गई थी, जैसे कि सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, इस तरीके से जो बुराइयां थी, तो इन्होंने जो है इसका विरोध करने के लिए, भारतीय समाज के लोगों को समझाने के लिए कि ये बुराइयां को
तो वेदों में कहीं इनका वर्णन नहीं मिलता है। कोई भी जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जो है सती महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है उसको सती हो जाना चाहिए। तो इन्होंने जो समाज में जो बुराइयां थी उनका आलोचना करनी शुरू की और इसके लिए उन्होंने जो है प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और लोगों को समझाने का प्रयत्न किया उन्हीं के सहारे कि देखिए हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही जो महिलाओं की स्थिति उच्च रही है और कहीं पर भी ऐसी ये प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। ये समय के साथ जो है बुराइयां आ गई हैं। अब इनको जो है अगर भारत इन बुराइयों को दूर नहीं करेगा तो भारत का कभी भी जो है आर्थिक विकास नहीं हो सकता और भारत कभी भी जो है ब्रिटेन से आज़ाद नहीं हो सकता अगर भारतीय समाज में जो ये बुराइयां हैं इनको समाप्त नहीं किया जाएगा। तो राजा राम मोहन राय महसूस करते हैं समाज में जो है परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है और वे अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर भी बल देते हैं। वे देश में पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान को बढ़ावा देते हैं और महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता लाने के इच्छुक थे। तो इसलिए राजा राम मोहन का आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछा गया है कि भारत में सती प्रथा को समाप्त करने में किसकी भूमिका थी, तो वो राजा राम मोहन राय की थी। तो मैं साथ के साथ जो है ये आपको क्वेश्चंस भी बताते हुए चलूंगी। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्मो Sabha. It was later known as the Brahmo Samaj in Calcutta. Ram Mohan Rai felt that changes were necessary in the society and unjust practices needed to be ended. He was keen to spread the knowledge of Western education and he was keen to bring more freedom and equality for women. तो राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा के खिलाफ एक अभियान शुरू करते हैं और इसका विरोध करने के लिए उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से यह बताया कि विधवाओं को जलाने की जो प्रथा को प्राचीन ग्रंथों में कहीं पर भी मंजूरी नहीं थी। मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये था ब्रह्म समाज की स्थापना इसलिए की गई थी कि इसमें प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था और लोगों को समझाया जाता था कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो कहीं पर भी जो है सती प्रथा को मंजूरी नहीं देते हैं। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जो सत्रह अधिनियम था उस 1829 में 17 अधिनियम के द्वारा जो है लॉर्ड बेंटिंग ने इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में सुधारकों ने राम मोहन राय की रणनीति को एक ऐसी प्रथा को चुनौती देने के लिए अपनाया। प्राचीन पवित्र ग्रंथों में वाक्य खोजने की कोशिश की जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन करती हो। तो ये क्या करते थे कि प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते थे और उनमें जो इनके विचारों का समर्थन करे कि सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन भारत में नहीं था, हमारी संस्कृति में जो है सती प्रथा नहीं थी। तो इस बात को जो है लोगों को अवेयर करने के लिए वो प्राचीन ग्रंथों में ऐसे वाक्य खोजते थे जो इनके राजा मोहन राय के दृष्टिकोण का समर्थन करती हो। और लॉर्ड बेंटिंग से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस आता है जो 1833 में एक एक्ट पारित हुआ था 1833 में। तो अभी तक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन जो बेंटिंग थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे, लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो बेंटिंग थे। 1833 के एक्ट के द्वारा है उनको जो है भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। तो यहाँ पर ये इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस था, क्योंकि यहाँ पे जो है बेंटिंग ही है जो सती प्रथा को समाप्त करते हैं, तो इसलिए उनको याद किया जाता है। तो बेंटिंग से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंटिंग को जो है भारत का गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। आई होप आपको ये जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। अब आगे इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हमारा कंटेंट दोनों में रहेगा और ये इम्पोर्टेंट कंटेंट है। आपको ऐसा कंटेंट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, और कहीं भी जो यूट्यूब पर चैनल है वहाँ पर जो है आपको ऐसा फुल कोर्स कहीं पर भी नहीं करवाया जाता है, वो पेड होता है। वो कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बाकी वो पेड रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो है हर एक कंसेप्ट को समझाया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना है, आपको रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है और कंसेप्ट को समझना है। इससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो Ramohan Rai started a campaign against the practice of sati. He tried to show through his writings that the practice of burning widows had no connection in the ancient texts. The practice of sati was banned in 1829 by the Act 70. कई बार जो है ये 17वां अधिनियम था, ये भी पूछ लिया जाता है। इसको जो है इस तरीके से भी लिखा जाता है, कई बार ये इस तरीके से भी लिखा मिलेगा। 17 एक्ट। Later reformers adopted Ram Mohan Rai strategy to challenge a practice that seemed harmful to the society and tried to find a poem or sentence in ancient texts that supported his point of view. तो इस तरीके से राम मोहन राय एक नए युग की शुरुआत करते हैं, और बाद में जितने भी समाज सुधारक आते हैं वो सभी क्या है, प्राचीन ग्रंथों में वो वाक्य ढूंढ के लाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि देखिए हमारी संस्कृति श्रेष्ठ रही है, कहीं पर भी ये बुरी प्रथा नहीं थी। प्राचीन काल में महिलाओं को भी जो है पढ़ने का अधिकार था, महिलाओं को उच्च दर्जा प्राप्त था। जो निम्न दर्जा प्राप्त हुआ है ये समय के साथ जो बुराई आई है समाज में उसके कारण हुआ है। और स्त्री प्रथा को जो है लॉर्ड बेंटिंग के काल में जो है रोक लगा दी गई थी स्त्री प्रथा पर। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, बेंटिंग के काल में इसको जो है बैन किया गया था। अब हम पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने है जो भारतीय समाज में कौन सी बुराई पर रोक लगाने में योगदान दिया था। तो ऑप्शंस इस प्रकार से होते हैं। उन्हें महिलाओं की शिक्षा की ओर ध्यान दिया, बाल विवाह को रोका, या सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, या विधवा पुनर्विवाह की अनुमति के लिए प्रयास किया। तो इस तरीके से जो ऑप्शंस एग्जाम्स देता है तो आपको पता होना चाहिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो याद किया जाता है वो उन्होंने जो विधवाओं को है फिर से शादी करने का अधिकार दिलाया था, इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद किया जाता है। राजा राममोहन राय को सती प्रथा पर रोक लगाई थी इसलिए याद किया जाता है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उस समय जो है बचपन में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और वो बहुत जल्दी विधवा हो जाती थी, और जो तो उनको सती होना पड़ता था, उनको पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, और इससे उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है फिर से जो है विधवा
कि विधवाओं को जो है उनकी फिर से शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो और इतना प्रयास करते हैं कि वो एक कानून पारित करवाने में सफल हो जाते हैं। तो ये लॉर्ड डलहौजी का काल था 1856 में। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। जो एक्ट पारित तो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में, लेकिन जो इसको लागू किया गया था उस समय 1857 में, तब गवर्नर जनरल कैनिंग थे। तो कैनिंग थे। तो इस तरीके से ये थोड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दो चार, जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये तो लॉर्ड डलहौजी के काल में पारित हुआ था, लेकिन उसमें पूछा जाता है कि कब इसको जो है पास तो किया गया था ये, लेकिन जो इसको लागू करना था, इम्प्लीमेंट करना था, वो कैनिंग के काल में हुआ था। इसलिए कई बार आपको क्वेश्चन कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि 1857 में लॉर्ड कैनिंग का काल शुरू होता है। तो यहाँ पर इससे ही यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज की स्थापना की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि दयानंद सरस्वती ने किस पर ज़्यादा जोर दिया था। तो इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह के समर्थन के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। अब दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 1875 में जो है बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इसने भी क्या है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए ही आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती का जो महत्वपूर्ण नारा है, उनका नारा था वेदों की ओर लौट चलो। इन्होंने वेदों में बताया कि इसमें जो है श्रेष्ठ ज्ञान है, वेद का मतलब ही ज्ञान होता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो। तो यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट के साथ समझाया कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, और कोई स्टूडेंट्स कोई टॉपिक पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, तो वो आप हमें जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कोई टॉपिक समझना है, कहीं पर कोई डाउट हो। तो आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर suggested through ancient texts that widows could remarry. In 1856, a law allowing widow remarriage was passed. By the late 19th century, the movement for widow remarriage spread to other parts of the country. Swami Dayanand Saraswati founded Arya Samaj in 1875 to support widow remarriage. So this is also important. He founded Arya Samaj in Mumbai. तो अब देखते हैं कि महिलाओं के बारे में हम देखते हैं कि महिलाओं ने किस प्रकार से जो है शिक्षा की ओर योगदान दिया था। तो इसमें जो है रमाबाई को याद किया जाता है, जिन्होंने 1909 में पूना सेवा सदन की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि महिलाओं ने क्या क्या किया था, किस प्रकार से, और जो उस समय जो महिला
भारत महिला संघ की स्थापना भी की जाती है, एनी बेसेंट करती है, और वो करती है 1917 में। ये इम्पोर्टेंट है, भारत महिला संघ की स्थापना 1917 में होती है और एनी बेसेंट करती है, और इसमें जो है महिलाओं की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है। बाई का मानना, पंडिता रमाबाई का मानना था कि अगर महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा तो उनका जो शोषण समाज में हो रहा है उसके प्रति वो अवेयर होंगी, और दूसरा कि वो अपने जो बच्चों की परवरिश अच्छे से करेंगी, खासकर लड़कों की, वो कि ये समाज में जो प्रथाएं प्रचलित है गलत है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि महिलाएं भी हैं जो वो इन संस्कृति का पालन करती है, लेकिन अंधविश्वास की वजह से करती हैं, जो कि गलत है। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो भोपाल की बेगम होती थी, उन्होंने भी क्या है, शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार जो है पटना और कलकत्ता में जो मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत की गई थी, और इस बेगम रुकैया सखावत हुसैन का नाम इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी यहाँ पर जो है किस प्रकार से ये जो ईश्वर चंद्र सागर, राजा राममोहन राय महिलाओं की दयनीय दशा को देखकर उनकी स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, तो वहाँ तो महिलाएं भी, जो पढ़ी लिखी महिलाएं भी थी, जो पढ़ी लिखी बेगम थी, वो भी चुप नहीं बैठती, और उनको लगता है कि हाँ, सोसाइटी में महिलाओं की जो कंडीशन है वो बहुत दयनीय है। तो बेगम जो रुकैया सखावत हुसैन थी ने पटना और कलकत्ता में स्कूल खोलती हैं, और 1880 तक भारतीय महिलाओं ने विश्वविद्यालय में जाना शुरू कर दिया था, जहां उन्हें डॉक्टर बनने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इस प्रकार पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के दयनीय दशा के बारे में एक पुस्तक लिखी थी। तो इन्होंने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं पर पुस्तक लिखी थी, पंडिता रमाबाई ने लिखी थी, कि किस प्रकार से उच्च जाति की महिलाएं घरों में रहती हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो ये पंडिता रमाबाई की पुस्तक बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और ये जो है रमाबाई ने जो है ब्रिटिश सरकार से ये अपील भी करती है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा है लड़कियों के लिए जो है स्कूल ओपन किए जाए, कॉलेज खोले जाएं, ताकि महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हो सके। तो पंडिता रमाबाई जो है बहुत ज़्यादा प्रयत्न करती है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए। In the early 20th century, Begum of Bhopal played a remarkable role in the promoting education among women. He established a primary school for girls in Aligarh. Begum Ruqayya Sakhawat Hussain started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. By the 1880s, Indian women began attending university where they were trained to be doctors and some became teachers. तो पंडिता रमाबाई भी टीचर थी, एंड she wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. So this is very important facts जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है कि पंडिता रमाबाई ने क्या किया था। वो जो उच्च जाति की महिला थी उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये जो है गूगल पर आपको जो अवेलेबल हो जाएगी फ्री में, आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार पंडिता रमाबाई ने वहाँ की जो है बताया है कि किस प्रकार से महिलाओं की दयनीय स्थिति, आप इसको पढ़ सकते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। और जो पंडिता रमाबाई ने जो है पूना सेवा सदन की भी स्थापना की थी 1909 में।
तो अब क्या है, कई हिंदू जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने महसूस किया कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तरीके से अपना रही हैं। इससे कुछ लोग उस समय होते थे, उनमें से राधाकांत देव का नाम याद किया जाता है, जिन्होंने जो है स्त्री प्रथा का विरोध किया था और माना था कि ये तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी अगर हम पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करेंगे। तो महिलाओं ने कई किताबें लिखी, पत्रिकाएं भी लिखी और स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर्स की भी स्थापना की और महिला संघों की स्थापना की, जिसमें मैंने बताया भारत महिला संघ की स्थापना सबसे पहले होती है, 1917 में की जाती है, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और इन्होंने जो है महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा के लिए अधिकार होना चाहिए, इन सभी अधिकारों की बात जो है ये महिला संघ उठाते हैं। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी जो है महिलाओं के लिए अधिक समानता की मांग करना शुरू कर दिया था। देखो उस टाइम पे सुधारक थे तो उनके आलोचक भी थे। तो मैंने हिंदू केशव चंद्र सेन के बारे में कहा जाता है कि एक तरफ तो वो बाल विवाह के खिलाफ थे, लेकिन वो खुद अपनी बेटी का विवाह 13 साल की एज में ही एक राजा के साथ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आलोचना भी होती है कि ये कहीं तो ये महिलाओं के शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद ही क्या केशव चंद्र की इस बात को लेकर आलोचना की जाती है। राधाकांत देव भी थे जिन्होंने सती प्रथा का पर बैन लगाने का विरोध किया था। तो many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western methods and this would corrupt Hindu culture and erode family values. By the end of the 19th century, women wrote books, edited magazines, established school training centers, and founded women's associations, and they formed political groups to advance laws for women's suffrage, and they demanded for the right to vote and better health care for women, and they demanded for education for women. In the 20th century, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose extended their support to demands for greater equality and freedom for women. तो इस तरीके से जो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, ये इनका पूरा जो फोकस था ये महिलाओं के लिए ही था, महिलाओं के जो दयनीय दशा थे उस टाइम पर। तो उस टाइम आज बेहतर है इंडिया में, अगर हम हिंदू महिलाओं की कंडीशन देखें तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला है। तो लेकिन उस टाइम पे जो है हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, आज 21st सेंचुरी है, तो 18वीं शताब्दी में क्या था, बहुत ही दयनीय दशा थी। तो बहुत सारे सुधारक होते हैं जो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं, और महिलाएं भी, पंडिता रमाबाई भी पुस्तक लिखती है, वो टीचर थी, और वो फिर ध्यान देती है कि महिलाओं को अगर एजुकेट कर दिया जाए तो हमारे सोसाइटी में क्या है, महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए यह करना बहुत ज़रूरी है। और वो स्पेशल लेटर भी लिखती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स पर जो है एजुकेशन पर जो है खर्चा कीजिए। और 1813 में ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहली बार जो एक एक्ट पारित किया था, उसमें जो 1 लाख रुपए है शिक्षा पर खर्च करने की ओर ध्यान दिया था। अब बात करते प्रार्थना समाज के बारे में कि प्रार्थना समाज ने किस प्रकार से जो है काम किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है, कहीं पर भी आपको जो है इस तरीके से जो है समझाया नहीं जाता है, और ना ही जो है टॉपिक इस तरीके से बताए जाते हैं साथ के साथ।
प्रार्थना समाज की बात करते हैं हम। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, कुछ सीखने के लिए भी है। सिर्फ एग्जाम्स में पास होना ही नहीं है। हमें अपना समाज को एक बेहतर बनाने में योगदान भी देना है कि किस तरीके से हम अपने सोसाइटी में जो है बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। कल आप जो है टीचर बनोगे तो किस तरीके से आप जो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना है, किस तरीके से उनको एजुकेशन देना है कि वो एक समाज को जीने लायक बेहतर सोसाइटी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे जो रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो हम जब कंसेप्ट को समझते हैं, एक तो कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस को हल करना है समझने के लिए, और दूसरा कि हमारी जो रियल लाइफ किस तरीके से इस टॉपिक का असर हमारी रियल लाइफ पर पड़ता है। तो प्रार्थना समाज ने भक्ति की परंपरा का पालन किया जो सभी जातियों की समानता में विश्वास करती थी। तो यानी जो प्रार्थना समाज था ये सभी जातियों को बराबर मानती थी। 1840 में बॉम्बे में स्थापित ब्रह्मस मंडली ने जाति के उन्मूलन के लिए काम किया। तो ये बहुत अच्छा है, ये एग्जाम से पूछा जाता है। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1840 में कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। और इसका क्या कार्य था? इसने जाति भेदभाव जो प्रचलित था उसके उन्मूलन के लिए काम किया था। तो आप आज देख सकते हैं क्या जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं तो वो देख सकते हैं, वो जा सकते हैं कहीं पर भी जहाँ ब्रह्म समाज संस्था है या आर्य समाज की संस्था है, अभी भी ये काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो कार्यशैली में कितना बदलाव आया है, तब इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं और किस प्रकार से ये सोसाइटी को जो है बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकती है। तो कहीं आसपास भी अगर आपको कहीं आर्य समाज सेंटर दिखाई देता है या ब्रह्म समाज का सेंटर दिखाई देता है तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि जब इनकी स्थापना जो है 1875 में होती है और आज हम जो है 2022 में जी रहे हैं, तो किस तरीके से इनकी जीवन शैली में बदलाव आया है, इनके कार्यशैली में बदलाव आया है। तो इस तरीके से आप जो कंपैरिजन कर सकते हैं और इस पे रिसर्च भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हिस्ट्री में नेट क्लियर करेंगे तो वो रिसर्च भी कर सकते हैं, इनको अपना टॉपिक भी चुन सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनका संबंध डायरेक्ट सोसाइटी में बदलाव से जुड़ा हुआ है। तो 19वीं शताब्दी के दौरान ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समूह और निम्न जाति के बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो जो ईसाई मिशनरी भारत आते हैं 1813 में जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की परमिशन मिली थी और उन्होंने क्या आकर जो है समानता पर जोर दिया था। और जो ये आदिवासी समूहों में जाके निम्न जातियों के लोगों के बीच जाते हैं, ये इनका मकसद अपने धर्म का प्रचार करने के साथ साथ जो है समानता पर जोर देना था और इन्होंने स्कूलों की भी स्थापना की थी। और उसी समय जो है गांव और छोटे शहरों के गरीब निम्न जातियों के लोग उन शहरों में जहाँ शर्म की नई मांग थी, तो यहाँ पर ये ईसाई मिशनरी जाते हैं 1813 में। जब ये आते हैं और यहाँ पर जो है स्कूलों की स्थापना करते हैं। कुछ असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया में बागानों में काम करने गए थे। तो यहाँ पर जो है कुछ गरीबों को यहाँ पे दास बनाकर भेजा जाता था। गरीबों और निचली जातियों के लोगों के लिए यह उस दमनकारी पकड़ से दूर होने का एक अवसर था। यानी जो है ये गरीब लोग थे, इनको जो है इंडोनेशिया, असम में जो है चाय के बागान होते थे, वहाँ इनको जो है बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। तो इस तरीके से जो है इन लोगों के लिए ईसाई मिशनरियों से जुड़ना, इनके स्कूलों में पढ़ना, इनके लिए क्या था, इनके लिए एक उत्पीड़न से बचने का एक इन्होंने ये अवसर ढूंढा था।
और जिसे उच्च जाति के जमींदारों ने अपने जीवन और दैनिक अपमान का सामना किया था। और जो ये लोग थे ये उच्च जाति के जमींदारों से उत्पीड़ित होते थे। तो प्रार्थना समाज ने भी जाति के उन्मूलन के लिए काम किया। और फिर ईसाई मिशनरी 1813 में इनको परमिशन मिलती है भारत में जो है ईसाई अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। और इसी के साथ साथ ये है स्कूलों की भी स्थापना करते हैं, क्योंकि स्कूलों में ही ये क्या कर सकते थे, अपने धर्म का भी प्रचार कर सकते थे और लोगों को जो है उनके बारे में कि उनका किस प्रकार से जो उत्पीड़न हो रहा है उनके बारे में अवेयर कर सकते थे। तो ईसाई मिशनरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है समाज को ऊपर उठाने में। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना क्यों हुई थी, एग्जाम से पूछा था जाता है। तो प्रार्थना समाज फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति विच बिलीव्ड इन द स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। मतलब कि सभी लोगों जाति के जो लोग हैं वो सभी भक्ति कर सकते हैं, केवल ब्राह्मणों का ही विशेष अधिकार नहीं है। द प्रार्थना the Brahmans Mandali established in Bombay in 1840 worked for the abolition of caste, and during the 19th century the Christian missionary began to establish schools for tribal groups and low caste children. At the same time, the poor low caste people from villages and from small towns began to move to cities where there was a new demand for labor. Some went to work in the plantation in Assam, Mauritius, Trinidad, and Indonesia. For the poor and those from the lower castes, it was opportunity to break away from the oppressive grip that the upper caste landlords faced in their lives and daily humiliations. तो इस प्रकार से जो ईसाई मिशनरी जो स्कूल खोलते हैं तो जो लो कास्ट का उत्पीड़न होता था तो वो इसको एक अवसर की तरह देखते हैं। तो अब देखते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो ये गैर ब्राह्मण जो आंदोलन शुरू होता है, जो लोग दूसरी जाति के थे, ब्राह्मण नहीं थे, तो उनको लगता है कि समाज में जो है ब्राह्मणों को ही विशेष अधिकार दिए गए हैं, उच्च पदों पर जो है ब्राह्मणों को ही जो है नियुक्ति होती है, ब्राह्मणों को ही जो है ज़्यादा महत्व समाज में मिलता है। तो इस प्रकार से जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गैर ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत होती है। ये भी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, क्योंकि पूछा जाता है कि जो गैर ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इनकी शुरुआत क्यों हुई थी और इन्होंने क्या क्या काम किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अगर महाराष्ट्र में बात करते हैं तो महाराष्ट्र में गैर जो ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत है उसकी शुरुआत ज्योतिबा फुले करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ज्योतिबा फुले जो है 1873 में सत्तर शोधक समाज की भी स्थापना करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब इसको आगे देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो है महाराष्ट्र में जो गैर ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत ज्योतिबा फुले करते हैं। और ये आंदोलन जो होते हैं ये जातिगत भेदभाव के खिलाफ शुरू होते हैं और समाज में सामाजिक समानता लाना चाहते हैं, क्योंकि जो निम्न जाति के लोग तो उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे वे लोग। और कुछ लोग क्या है जो हिंदू लोग जैसे शादी में
बारात लेकर घोड़े पर बैठ के जाते, वो भी निम्न जाति के लोगों को अधिकार नहीं था। और जो है निम्न जाति की जो महिलाएं थी उस टाइम पे उनको ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था, सिर्फ उच्च जाति की महिलाएं ब्लाउज पहन सकती थी। तो ये कुछ थे समाज में जिन पर निम्न जाति इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तो इन्होंने सामाजिक समानता पर जोर दिया। इसका मतलब यही है कि भाई मंदिर में जाने का अधिकार सभी को होना चाहिए। सभी जाति के लोग, चाहे वो निम्न जाति के हैं, उच्च जाति के, सभी को मंदिर में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। और जो समाज जैसे तालाबों का इस्तेमाल करने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। तो इसलिए ये गैर ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत होती है और इस समाज में सामाजिक समानता लाने की मांग करते हैं। सतनामी आंदोलन की स्थापना जो है घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े के श्रमिकों के रूप में काम किया और अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो सतनामी जो आंदोलन था, इसका मकसद भी क्या था? सामाजिक समानता पर जोर देना था कि जो चमड़े का काम करते हैं, जो लोहार हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, इनको भी जो है समाज में समानता मिलनी चाहिए। और जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है ये गलत है। इसी को जो है गैर ब्राह्मण आंदोलन कहते हैं। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। तो हरिदास ठाकुर ने भी जो है ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। श्री नारायण गुरु ने भी, केरल के थे ये, केरल में, और इन्होंने क्या किया था? अपने लोगों की एकता के आदर्शों की घोषणा की। इन्होंने जाति भेद के आधार पर लोगों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं श्री नारायण गुरु भी। तो इनको भी याद किया जाता है। इस तरीके से जो ये गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू होता है, जिसको गैर ब्राह्मण जातियां ही के लोग ही शुरू करते हैं। इसमें जो ब्राह्मणों को विशेष अधिकार मिले गए थे, उन्हें ही उच्च नौकरियों पर जो है उच्च नौकरियां दी जाती थी। समाज में उनका सम्मान था। लेकिन जो निम्न जातियां थी उनको जो है मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। और उच्च स्कूल में उच्च जाति के जो स्टूडेंट थे उनके साथ बैठने का अधिकार नहीं था। जैसे अम्बेडकर जी ने भी बताया है, वो महार जाति के थे और उनको किस प्रकार से उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था। तो इसलिए वो जब संविधान का निर्माण करते हैं तो वो लोकतंत्र, सामाजिक समानता, लोकतंत्र की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र यानी सभी जाति के लोगों को वोट देने का अधिकार तो मिल गया है, लेकिन जब तक समाज में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि समाज में जब तक सभी जाति के लोगों को बराबर नहीं समझा जाएगा और उनको जो है विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक सामाजिक लोकतंत्र की जो है स्थापना नहीं हो सकती। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र के बारे में अम्बेडकर जी ने क्या कहा था। तो यहाँ पर जो रिलेवेंट था इससे वो मैंने आपको समझाया। और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना तो आज तक भी नहीं हो पाई है, जिसकी जो है कल्पना अम्बेडकर जी ने करी थी, वो चाहते थे। इसलिए तो वो जो 1962 में जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि इतना पद हासिल होने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके साथ जो भेदभाव किया गया था उनकी कास्ट की वजह से, उनके साथ जो भेदभाव कहीं ना कहीं होता था, लेकिन फिर इस वजह से वो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो एक सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, देश में जो है सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना होनी चाहिए। समाज में जितनी भी जातियां, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं सभी तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। तो ये जो गैर ब्राह्मण जातियों का आंदोलन था ये सामाजिक समानता के लिए था। तो आपको पता होना चाहिए सामाजिक समानता का मतलब क्या होता है।
तो हमारा जो मेरा पूरा फोकस होता है, हमारा आपको कंसेप्ट, सबसे पहले कंसेप्ट आपको समझना है, और उसके बाद हम आपको जो है इससे संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको कराएंगे। लेकिन पहले आप कंसेप्ट समझोगे तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कई अब जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो कंसेप्ट बेस्ड आते हैं ज़्यादातर। उसमें एक स्टेटमेंट दी होती है, दूसरा उसका रीजन होता है, और क्वेश्चंस पूछा जाता है क्या जो ए है, ए स्टेटमेंट है, आर उसका सही स्पष्टीकरण देता है या नहीं। तो गैर ब्राह्मण जातियों के ऊपर भी जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आता है कि इन्होंने क्या क्या किया था। तो इसलिए आपको, और मेरी क्लास को स्टूडेंट्स आप सभी जो है बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हो तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप स्टार्टिंग का देख लोगे कि समझ में आ गया, नहीं, लास्ट तक देखिए क्लास को, क्योंकि जो है आप जब क्लास पूरी होती तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा अच्छे से। So by the late 19th century, non-Brahmin castes started organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice. Satnami movement was founded by Ghasidas, who worked as the leather worker and organized a movement to improve their social status. So this is very important. And in East Bengal, Haridas Thakur questions Brahminical texts supporting the caste system. And in Kerala, Sri Narayan Guru proclaimed the ideals of unity for his people. He argued against unequal treatment of people on the basis of caste distinctions. तो इस तरीके से है जो है जो जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसके खिलाफ आवाज़ केरल में श्री नारायण गुरु उठाते हैं। और जो यूजीसी एंटी नेट का पेपर है वो ज़्यादातर जो श्री नारायण गुरु पर ही क्वेश्चंस पूछता है, और तो इसका ये नाम इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारत में इनकी शुरुआत क्यों हुई थी और इनका मकसद क्या था। तो सभी स्टूडेंट जो क्लास को लाइक कीजिए, फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको अपना एग्जाम्स को क्लियर करना है तो आपको जो है अगर आप रेगुलर क्लास को नहीं देखेंगे तो आपको टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि कल जो है इंदु गुप्ता